मैम अक्सर देखा जाता है कि स्टूडेंट्स अपना वही ऑप्शनल चूज़ करते हैं जिससे रिलेटेड उन्होंने ग्रेजुएशन की हो या जिससे रिलेटेड उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा हो। तो मैथमेटिक्स कौन से स्टूडेंट्स चूज़ कर सकते हैं जिनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो? मैम अगले महीने मतलब अभी कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद प्रीलिम्स हैं, तो ऐसे में आप प्रीलिम्स को लेकर एस्पिरेंट्स को क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो ये लास्ट के जो कुछ दिन बचे हैं इन्हें कैसे यूटिलाइज़ करें? हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी पंत और आज हमारे साथ मौजूद है यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल की बेस्ट फैकल्टी प्रियंका गुदारा मैम। आज की वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है जो यूपीएससी में मैथमेटिक्स ऑप्शनल लेने की सोच रही हैं। इस वीडियो में हम यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल की प्रिपरेशन से लेकर के जो इस ईयर का रिज़ल्ट रहा उससे रिलेटेड सभी बातें हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरव्यू। हेलो मैम, आपको कितने सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है? हेलो मीनाक्षी, मुझे मैथ्स ऑप्शनल पढ़ाते हुए 2 साल यहाँ हो गए हैं और उससे पहले मैंने 3 साल CSIR नेट की कोचिंग दी है, दैट टू इनटू प्रॉपरली मैथमेटिक्स ओनली। तो आपको कई सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो ऐसे में आपको प्लूटस IAS किस तरह बाकी कोचिंग से अलग लगती है? प्लूटस IAS विद रिस्पेक्ट टू अगर आप स्टूडेंट्स से पूछना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे 1-to-1 मेंटरशिप मिल सकती है, दैट they do have close proximity with their teachers. Otherwise क्या होता है, into some of the institutions we will find out that students don't not have access to their teachers directly except the class. Into this thing we do have the, you can say, an edge. Here the teacher remains accessible to the student every time, be it their premises of the institution as well as they can access outside as well whenever they want. And even we do have a special facility that is on the demand of students. हम क्या करते हैं, डाउट सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो हमारे पास सैटरडे हमेशा रिजर्व रहता है और उस सैटरडे को चाहे एक बच्चे को भी डाउट है, इवन देन वी डू हैव द फैसिलिटी ऑफ डाउट सेशन। सो उसमें हम कह सकते हैं कि एक एज रहता है स्टूडेंट के पास। अगर टीचर्स के रिस्पेक्ट में माने तो किसी को लग सकता है कि ये रोल बहुत छोटा होगा, बट टीचर्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे किसी की कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं रहती है। दैट मीन्स कि टीचर पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट होता है अपने सिलेबस को अपने तरीके से मोल्ड करने के लिए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप एक यूपीएससी जैसे इंस्टीट्यूट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अदरवाइज सिलेबस सभी करवाते हैं, बट अकॉर्डिंग टू सही स्ट्रेटजी करवाना डिफरेंट चीज़ है, और वो तभी हो पाता है जब टीचर के पास भी बहुत लिबर्टी हो। तो दोनों वे में दिस इज़ ए विन विन सिचुएशन। मैम मैथमेटिक्स ऑप्शनल में आप किस तरह से इजी वे में स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि किस तरीके से वो इजीली अपने आंसर जो है राइट कर पाए? मैं कॉन्सेप्ट को पहले पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट बच्चे का क्लियर करवाती हूँ, कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स लेके, फिर कुछ अलग अलग रेफरेंसेस लेके, कुछ उनका GS से रिलेट करके कि बच्चे को कनेक्टिविटी भी फील हो। और कुछ क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन खुद करने के बाद मैं बच्चे को करने के लिए खुद देती हूँ कि क्लास में भी तुम यही प्रोसेस करो। अदरवाइज क्या होता है, मैथ्स ऑप्शनल जब तक टीचर कर रहा होता है बहुत ईजी लगता है, बट जब स्टूडेंट खुद करते हैं तो उनको एक्चुअल में डाउट आते हैं कि वहाँ वो प्रोसेस में जो अप्लाइड नॉलेज है उस पर काम कर पा रहे हैं या नहीं। तो जब वो खुद से करते हैं उनके अलग डाउट्स आएंगे, वो आपसे पूछेंगे, एंड दैट इज़ हाउ कि क्रॉस वेरिफिकेशन होती रहती है कि बच्चा कितना ज़्यादा ग्रैब कर पा रहा है। तीसरी चीज़, ये सब करने के बाद मैं उनको PYQ से कनेक्ट करती हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस साल में पूछा गया है और इसको आपको कैसे अप्रोच करना है। तो बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन इटसेल्फ मैं बच्चे को टाइम देती हूँ, उसको माइंड में कहती हूँ कि प्रोसेस करो कि आप इस क्वेश्चन के साथ प्रोसीड कैसे करोगे। देखो कैलकुलेशन अलग पार्ट है, बट उससे पहले ये समझ आना जरूरी है कि आपको वो कैलकुलेट करना कैसे है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। सो माइंड गेम पहले ज़्यादा चलता है, सो दैट उनके पास क्या हो, सोचने की क्षमता डेवलप होती है और फिर वो कैलकुलेट तो ईजिली कर ही लेते हैं। यस मैम, मेंस में आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत ज़्यादा लेंदी करके या तोड़ मरोड़ के आंसर नहीं लिख सकते, आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना होता है। तो ऐसे में आप किस तरीके के स्ट्रक्चर समझाती है स्टूडेंट्स को कि वो इफेक्टिवली अपने आंसर प्रेजेंट कर पाएँ? आंसर राइटिंग का कह सकते हैं कि साइंस के सब्जेक्ट में इतना ज़्यादा रोल बोला नहीं जाता है, बट आई विल से
बहुत फर्क पड़ता है। साइकोलॉजिकली अगर आपका आंसर अच्छा दिख रहा है तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि एग्जामिनर पता नहीं है उसको भी कर रहा है, बट वो आपको हाफ मार्क एक्स्ट्रा देने की टेंडेंसी रखता है। हाफ मार्क्स का मतलब बेस क्वेश्चन में आप 10 मार्क्स ज़्यादा सिक्योर कर रहे हो, और इस हिसाब से 2 पेपर्स में 20 मार्क्स बहुत बड़ा गेम चेंजर है। और इसके लिए है कि आपका क्वेश्चन पेपर, मैं नहीं कह रही राइटिंग अच्छी हो, बट नीट एंड क्लीन होना चाहिए, एंड इट शुड बी स्टेप वाइज, कि एग्जामिनर से आप जितनी कम मेहनत करवाएंगे उतने ज़्यादा आपके पास मार्क्स आएंगे। तो फॉलो स्टेप्स, आप कुछ कर रहे हैं पहले लिखिए स्टेप दिस वन टू फाइंड आउट दिस, और फिर वो प्रोसेस करिए, उससे एग्जामिनर को पता होगा कि हाँ आप कर क्या रहे हो, सो दैट दे कैन रिक्रिएट द लिंक, और वो बहुत ज़रूरी है। मैम हाल ही में जो रिज़ल्ट आया है यूपीएससी सीएसई 2024 का, तो उसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स रहे हैं, स्कोरिंग पोटेंशियल काफ़ी अच्छा रहा है मैथमेटिक्स का, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली मैथ्स ऑप्शनल हमेशा से ही फ्लैग बेयरर रहा है व्हेन इट कम्स टू मेंस एग्जाम। दिस टाइम ऑल्सो 5 to 7 स्टूडेंट्स दे हैव सिक्योर्ड मोर देन 300 मार्क्स इनटू मैथ्स। अगर नेम लेना चाहेंगे तो दिस इज 49 रैंक्स, दैट इज सौरव सिन्हा वी डू हैव, देन 62 रैंक्स, ये 2 बच्चे हैं जिन्होंने हमारे 320 मार्क्स लिए हैं। देन वी डू हैव 3 मोर स्टूडेंट्स हु हैज सिक्योर्ड मोर देन 300 मार्क्स, किसी के 312 हैं, 2 बच्चे हैं जिनके 302 मार्क्स हैं, और 15 से 16 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 280 प्लस मार्क्स लिए हैं। 280 प्लस मार्क्स मीन्स दिस इज द एक्सीलेंट क्राइटेरिया। बाकी ऑप्शनल में आप इस बार देखोगे तो यू विल फाइंड आउट 260 270 की रेंज रह रही है। जितना मैंने मार्क्सशीट देखी है, एक सिर्फ मुझे फिजिक्स ऑप्शनल का एक बच्चा मिला है जिसके 318 है, बाकी किसी ऑप्शनल ने 300 भी क्रॉस नहीं किया है। मे बी आई डिड नॉट फाइंड सच मार्क्सशीट्स, बट यू विल सी कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में अगर किसी के 300 प्लस मार्क्स आते हैं तो दैट इज़ मैथ्स ऑप्शनल। 290 प्लस भी 6 से 7 हैं, 6 से 7 स्टूडेंट 300 प्लस है, दैट इज़ वाई कि मैथ्स ऑप्शनल में आपको गारंटेड 300 मिलते हैं। बट आई विल से कि मैं झूठ नहीं बोलना चाहूँगी, जिनके 300 आए हैं वहीं वो बच्चे भी हैं जिनके 120 भी हैं मैथ्स ऑप्शनल में। बट दैट इज़ द थिंग ना कि मैथ्स आपने लिया है तो आपको मेहनत फॉर गारंटी करनी पड़ेगी। अगर मेहनत की है देन यू वुड बी हैविंग शॉर्ट मार्क्स, अदरवाइज यू विल नॉट। मैम अक्सर देखा जाता है कि स्टूडेंट्स अपना वही ऑप्शनल चूज़ करते हैं जिससे रिलेटेड उन्होंने ग्रेजुएशन की हो या जिससे रिलेटेड उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा हो, तो मैथमेटिक्स कौन से स्टूडेंट्स चूज़ कर सकते हैं जिनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो? ये आपने सही पूछा। कई बार मेरे पास भी स्टूडेंट्स आते हैं कि मैम 11th 12th में मेरा बहुत अच्छा मैथ्स था, ग्रेजुएशन में छोड़ दिया, फिर हम ले सकते हैं क्या? आई विल से कि देखो, करने को तो कोई कुछ भी कर सकता है, यू इवन एनीबडी कैन टेक मैथ्स ऑप्शनल, बट द थिंग इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी वेदर यू आर एबल टू डू और नॉट। 11th 12th वाला मैथ्स आगे नहीं होता है, तो प्रॉपर गाइडेंस, आई एम नॉट डिस्करेजिंग एनीबडी, बट आपको ये देखना है कि एटलीस्ट 2 से 3 यूनिट उठाइए, उसके ऊपर वर्क करके देखिए। अगर आपको लगता है कि दिस इज डुएबल देन गो फॉर इट। अदरवाइज क्या होगा, मैथ्स ऑप्शनल आपके 7 से 8 महीने कंप्लीट होने में ले लेगा, एंड देन जब आप फर्स्ट टाइम मेंस लिखोगे हो सकता है तब आपको 2 साल हो चुके हैं उसको पढ़ने के लिए। 2 साल ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, देन यू आर गेटिंग टू नो कि दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, तो ये अच्छा नहीं है। सो पहले अच्छे से देखो, उसके बाद मैथ्स ऑप्शनल लेना जरूरी है, बट जो एक बार डिसाइड कर लो उसके बाद अपना 100% दो, एंड मैथ्स ऑप्शनल वुड बी गिविंग यू द फ्रूट्स, इट वुड बी गिविंग यू द हाईएस्ट मार्क्स। मैम अगले महीने मतलब अभी कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद प्रीलिम्स हैं, तो ऐसे में आप प्रीलिम्स को लेकर एस्पिरेंट्स को क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो ये लास्ट के जो कुछ दिन बचे हैं इन्हें कैसे यूटिलाइज करें? आई विल से 2 थिंग्स। फर्स्ट इज रिवाइज एंड रिवाइज अगेन। अब आपने जितना पढ़ लिया दैट्स इनफ, बिलीव इन टू योर सेल्फ कि जितना पढ़ा है दैट इज इनफ, आपको जो करना है उसमें से करना है, और बाकी के फालतू रिसोर्सेज के पीछे मत भागिए। सेकेंड इज PYQs को इग्नोर नहीं करना है, जितना हो सके मैक्सिमम पास्ट ईयर पेपर्स करो, जितना हो सके। थर्ड थिंग आई विल से, एंड स्पेसिफिकली टू मैथ्स ऑप्शनल स्टूडेंट्स, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ CSET। उसको इग्नोर नहीं करना है। मान लिया कि ये वो आपको मेरिट लिस्ट में नहीं ले जाता, बट क्वालिफाई यही करवाएगा। अगर CSET नहीं हो रहा है तो आप चाहे मैथ GS में कितना भी स्कोर कर लो, यू आर नॉट आउट ऑफ दैट क्राइटेरिया। थर्ड थिंग कि अब जितना भी आपको फोकस करना है, डू हैव योर फोकस मोर ओवर स्टैटिक पार्ट्स, बिकॉज आई एम नॉट सेइंग दैट करंट पार्ट नहीं आता, करंट इज इम्पॉर्टेंट, बट करंट से आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट नहीं मिलता है। जितना आप
इनपुट देंगे उससे ज़्यादा आउटपुट नहीं आ पाएगा। स्टैटिक्स में क्या है कि करंट अगर पूछेंगे भी, इवन दैट वुड बी इंटरमिंगल्ड विद द योर स्टैटिक पोर्शन। सो अगर आपने स्टैटिक को क्रैक कर लिया, देन देर आर चांसेस दैट यू वुड बी एबल टू सोल्व द करंट एज वेल। बट अकेला करंट आपको स्टैटिक नहीं दिलवा पाएगा। तो जिसने किया हुआ है, आई विल से डेफिनेटली रिवाइज दैट। बट किसी का 1 या 2 महीने का करंट रहता है, leave that, focus over your static portion. That is more important. This exam is mostly oriented towards the static thing. I am not saying कि कोई क्वेश्चन पूछेंगे और उसमें प्रेसिडेंट का पूछा है, बिलीव मी, प्रेसिडेंट आज से नहीं है, दैट इज द पोर्शन ऑफ स्टैटिक ओनली। तो प्रेसिडेंट हमेशा चलता रहेगा, वॉइस प्रेसिडेंट चलता रहेगा, उसको उसी चीज से डील करो। अगर आपने लक्ष्मीकांत से प्रेसिडेंट, वॉइस प्रेसिडेंट पढ़ा है, तो उसके करंट अफेयर मैगजीन में हमें वो कवर करने की जरूरत नहीं है। बी सेलेक्टिव इन टू डूइंग दैट। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच मैम।